मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाले के आरोप में हुई है, आप सब जानते हैं। और इस गिरफ्तारी की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट करना। दूसरी वजह है पूछताछ में सीबीआई के सवालों के जवाब न देना और जांच में सहयोग न करना। और तीसरी वजह है इस मामले में नए गवाहों और उनके सचिव रहे अफसर का कोर्ट में दर्ज किया गया नया बयान, यानी उनका जो सचिव है उसने खुद ही बयान देकर उन्हें फंसा दिया। आपको याद होगा आज से पूरे 191 दिन पहले 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनमें मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल था। उस छापेमारी में सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी विभाग से एक डिजिटल डिवाइस यानी कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किया था। और बाद में जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इस डिवाइस से प्रस्तावित शराब नीति का एक दस्तावेज एक ऐसे कंप्यूटर पर भेजा गया जिसका दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था। और जब सीबीआई ने इसके बारे में सरकारी अफसरों से पूछताछ की तो पता चला कि यह कंप्यूटर मनीष सिसोदिया के दफ्तर का हो सकता है। और इसी के बाद पिछले महीने 14 जनवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर कार्रवाई की और वहां मौजूद इस कंप्यूटर को जब्त कर लिया। आपको यह भी याद होगा जब इसे जब्त किया था कंप्यूटर को तो मनीष सिसोदिया बड़े खुश होकर बाहर निकले थे और उन्होंने कहा था सीबीआई को कुछ नहीं मिला, वो बड़े निराश हैं। हैरानी की बात यह है कि जब सीबीआई द्वारा इस कंप्यूटर की क्लोनिंग की गई तो इसमें से सारा डेटा पहले ही डिलीट किया जा चुका था। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई की टीम ने कोशिश की और किसी तरह इस पूरे डेटा को रिट्रीव कर लिया, यानी जो डेटा और फाइल्स डिलीट की गई थीं वो सीबीआई को दोबारा से मिल गई। और इससे एक बड़ा खुलासा हुआ, यह खुलासा कि ये फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जिस कंप्यूटर में मौजूद थे उन्हें व्हाट्सएप पर रिसीव किया गया था, जिससे सीबीआई को यह शक हुआ कि हो सकता है कि शराब नीति को लेकर बनाई गई ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले से ही शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें उनके व्हाट्सएप पर भेज दी गई हो। और इसके लिए पहले इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को आबकारी विभाग के एक कंप्यूटर से मनीष सिसोदिया के दफ्तर के एक कंप्यूटर पर भेजा गया और बाद में व्हाट्सएप के जरिए इसे शराब के अलग अलग कारोबारियों के पास भेज दिया गया कि भाई ये नई नीति बन रही है, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। और सीबीआई ने जब पूछताछ के दौरान यही सारी बातें मनीष सिसोदिया को बताई और सबूतों के साथ उनसे पूछताछ की कि उनके दफ्तर के कंप्यूटर में ये डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंचे और इन्हें डिलीट क्यों किया, तो मनीष सिसोदिया ने इस पर जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और हमें यह भी पता चला कि सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ में उनसे लगातार ये सवाल पूछे, लेकिन सिसोदिया अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यदि मनीष सिसोदिया ने सारी सावधानियां बरती, नई शराब नीति को व्हाट्सएप के जरिए लीक किया, वही व्हाट्सएप जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, उन्हें लगा कि व्हाट्सएप तो ट्रैक हो नहीं सकता, इसमें तो बहुत प्राइवेसी फीचर्स हैं, पता ही नहीं चलेगा, तो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सबको, जो शराब के बड़े बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, सबको लीक कर दिया कि भाई पहले से ही पढ़ लो कि क्या हम नई पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। और सीबीआई के छापे से पहले उन्होंने अपने कंप्यूटर से इन सारी फाइल्स को बहुत स्मार्टली डिलीट भी कर दिया और पूछताछ के दौरान अपना मुंह भी बंद रखा। फिर भी उनका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इन तमाम सबूतों के साथ जब सिसोदिया का सच के साथ सामना हुआ तो फिर वो एक्सपोज हो गए। सीबीआई ने इस मामले में 1996 बैच के एक सरकारी अफसर को भी जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया था, जो नई शराब नीति लागू होने के समय मनीष सिसोदिया के सचिव थे, यानी उनके सेक्रेटरी थे। और मनीष सिसोदिया के सचिव ने बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने ही उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में बुलाया था, जहां एक और मंत्री जो अब जेल में हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र जैन, वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इसी बैठक में इस अफसर को एक रिपोर्ट दी गई जिसमें शराब के होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और यह सब कुछ दक्षिण भारत के कुछ नेताओं और शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। मनीष सिसोदिया के सचिव का यह बयान अदालत में दर्ज है और यही वजह है कि पूछताछ में उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीबीआई को गिरफ्तार करना पड़ा। यहां हम मनीष सिसोदिया से भी 4 बड़े सवाल पूछना चाहते हैं जो जनता की समझ में भी नहीं आ रहे। पहला, नई शराब नीति से जुड़े दस्तावेज कैसे लीक हुए और किसके कहने पर लीक किए गए। दूसरा सवाल,
मनीष सिसोदिया सही थे तो उनके दफ्तर के कंप्यूटर से यह सारा डेटा डिलीट क्यों किया गया? यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि सिसोदिया के कंप्यूटर से ये सारी फाइल्स उन्होंने डिलीट क्यों की। तीसरा सवाल, क्या मनीष सिसोदिया के ही कहने पर शराब नीति की ड्राफ्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप पर शराब कारोबारियों को भेजी गई थी? और चौथा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले के बारे में जानकारी थी? क्योंकि जो सचिव हैं सिसोदिया के, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग हुई जहां उन्हें बुलाया गया वहां पर अरविंद केजरीवाल भी थे, सिसोदिया भी थे और सत्येंद्र जैन भी थे। आपने तरह तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा, अनाज घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, लेकिन दिल्ली जैसा शराब घोटाला शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। इसलिए इस घोटाले के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे समय होता है नेता और स्मार्ट होते चले जाते हैं, फिर वो और नए तरह के घोटाले करते हैं। इस घोटाले की एक ही जड़ है और उस जड़ का नाम है न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22। ये पॉलिसी मनीष सिसोदिया लेकर आए थे, जो दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को लागू हो गई। नई शराब नीति आप कह सकते हैं। इस नई शराब नीति के तहत पहला घोटाला यह हुआ कि सरकार ने शराब की बिक्री का सारा काम अब प्राइवेट हाथों को सौंप दिया, यानी सारे प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दिया, और इनमें भी उन्हीं लोगों को शराब बेचने का लाइसेंस मिला जिनकी एक्साइज डिपार्टमेंट या मनीष सिसोदिया के साथ जान पहचान थी और जिनके साथ पहले से ही तय हो गया था कि किसको कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ तय था। दिल्ली में इस पॉलिसी से पहले कुल 864 शराब की दुकानें थी, जिनमें सरकारी दुकानों की जो संख्या थी 864 में से 475 थी। लेकिन नई पॉलिसी के तहत दिल्ली को 32 जोन्स में बांटकर 849 शराब की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया और इन सब को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। यानी अब सरकार की कोई दुकान नहीं होगी, एक भी सरकारी ठेका नहीं होगा शराब का। सारी जो शराब की दुकानें हैं दिल्ली में 849, ये सारी प्राइवेट लोगों को दे दी जाएंगी, शराब के व्यापारी चलाएंगे। इसके अलावा पुरानी नीति में शराब बनाने वाली कंपनी बाजार में शराब बेच नहीं सकती थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी के तहत इसकी इजाजत भी दे दी और इसके बदले में इन कंपनियों ने दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जेबें बहुत अच्छी तरह से भरी, या कह सकते हैं आप जेबें बड़ी गर्म की। सर्दियों का समय था, जेबें अच्छी गर्म हुई सबकी। यह भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया शराब व्यापारियों पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने लाइसेंस फी में उन्हें सीधे छूट दे दी, जो कि मुमकिन ही नहीं थी। लाइसेंस फी को लेकर जो कानून है उसमें साफ लिखा है कि सरकार शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के बदले में कोई डिस्काउंट नहीं दे सकती। लेकिन आरोपों के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने इन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए कोविड को आधार बनाकर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी जो थी उसे माफ कर दिया। सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि वो एक शराब व्यापारी पर इतने मेहरबान हुए कि उन्होंने उसके 30 करोड़ रुपए जब्त होने से बचा लिए। इस शराब व्यापारी को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस मिला था और इसके लिए उसने 30 करोड़ रुपए की रकम एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा कराई थी। लेकिन जब एयरपोर्ट अथॉरिटी से इस शराब व्यापारी को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो यह तय था कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा इसके 30 करोड़ रुपए अब जब्त हो जाएंगे। लेकिन आरोपों के मुताबिक मनीष सिसोदिया की कृपा से इस व्यापारी को उसके 30 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से वापस मिल गए। इसके अलावा सिसोदिया साहब के कहने पर पहली बार ऐसा हुआ जब विदेशों से आने वाली बियर के हर केस पर 50 रुपए की छूट देने का फैसला हुआ और जिन कारोबारियों ने लाइसेंस फी जमा नहीं की या देर से जमा की, उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर लाइसेंस फी जमा करने में जरा सी भी देरी होती थी तो सरकार उस शराब कारोबारी पर भारी जुर्माना लगाती थी। कुल मिलाकर कहें तो जो आरोप लग रहे हैं उससे लगता है कि दिल्ली में एक ऐसा शराब घोटाला हुआ जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। बहुत स्मार्टली इसे जो है ड्राफ्ट किया गया और बहुत दिमाग लगाकर ये पूरा जो घोटाला है वो हुआ है। मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है जिसका नाम है मधुशाला, और इसमें वो एक जगह लिखते हैं, मेल कराती मधुशाला। लेकिन ये पंक्ति अगर आज के घटनाक्रम के हिसाब से लिखी जाए तो ये लाइन होगी, जेल कराती मधुशाला। बच्चन साहब तो लिखकर गए थे कि मधुशाला मेल कराती है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, कैसे भी हों, कैसे भी दुश्मन हों, सब लोग एक साथ मधुशाला में बैठकर शराब पीते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं मंदिर मस्जिद मेल नहीं कराते, मधुशाला मेल कराती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद अगर आज की स्थिति में ये उन्होंने कविता लिखी होती
तो शायद लिखना पड़ता जेल कराती मधुशाला, क्योंकि इस मधुशाला की वजह से ही सिसोदिया साहब को आज जेल हो गई। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जिस नेता ने दिल्ली में स्कूल बनवाए, जो महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करना चाहता है, उस नेता की गिरफ्तारी से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और नहीं हो सकती। लेकिन सोचिए, महात्मा गांधी ने मरते दम तक भारत में पूर्ण शराबबंदी की मांग की, लेकिन आज शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले मनीष सिसोदिया सीबीआई की पूछताछ से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज आप सोचिए, महात्मा गांधी की आत्मा कितनी दुखती होगी। महात्मा गांधी ने जीवन भर शराब के खिलाफ काम किया और शराब घोटाले में फंसे एक नेता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। आज हमने महात्मा गांधी का वर्ष 1931 का एक बड़ा दुर्लभ इंटरव्यू का एक अंश आपके लिए निकाला है, जिसमें महात्मा गांधी शराब को भारत का शत्रु बता रहे हैं। और मुझे शक है कि अरविंद केजरीवाल ने महात्मा गांधी का ये इंटरव्यू देखा होगा या सुना होगा, या मनीष सिसोदिया ने सुना होगा या देखा होगा। लेकिन आज जो लोग अपने पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगाकर बैठते हैं, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का दावा करते हैं, राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि महात्मा गांधी तो हमेशा शराब का विरोध ही करते थे। तो महात्मा गांधी कहते थे कि वो पूरे भारत में शराब बंदी लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे भारत में शराब निषेध होनी चाहिए। और दिल्ली में शराब घोटाला करने के बाद, दिल्ली की सड़कों पर शराब की नदियां बहाने के बाद, दिल्ली में 850 शराब की नई दुकानें खोलने के बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने से पहले उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए।